हेलो स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो आपका पार्ट 2 है आपके अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे कि अभी उस वीडियो के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ये वैसे वाले क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस में अब तक आपके आगे नहीं आए होंगे या पुराने सिलेबस में होंगे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आए थे, इसलिए हम इनको एक के बार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आ जाए तो इस वीडियो को देख के इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर लेविगेशन मेथड, तो ये मेथड आपको चैप्टर नंबर 4 में मेटलर्जी वाले टॉपिक में है। ग्रेविटी सेपरेशन देख लेते हैं। दिस मेथड यूज फॉर हैवी ऑक्साइड्स और, ये हैवी ऑक्साइड और के लिए काम आता है। ये मेथड वैसे काम किस पर्पज़ के लिए आता है, ये टॉपिक का नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब कि जो भी हम धरती से ओर निकालते हैं मेटल को अलग करने के लिए, उसको सबसे पहले इस प्रोसेस से गुजारते हैं। प्रोसेस का नाम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, ओर के अंदर मौजूद जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, मिट्टी होगी, सैंड होगी, क्ले होगी, इन सारी चीज़ों को हम ओर से अलग कर लेते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसी इम्प्योरिटी को रिमूव करने का पहला तरीका यह है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हाँ सबसे पहले देख लो ये वाला मेथड कौन सी वाली ओर के लिए काम आता है। ठीक है, ये वाली कौन सी ओर के लिए काम आता है? हैवी ऑक्साइड ओर के लिए काम आता है, जैसे कि हेमेटाइट ओर। ठीक है, जो हमारा आयरन का इस चैप्टर आपके सिलेबस में जो चैप्टर है, तो उसमें ये वाला मेथड यूज़ होता है हेमेटाइट ओर के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? ये उस प्रिंसिपल पे काम करती है जिसमें क्या बोला जाता है, और पार्टिकल आर हैवियर देन द गैंग्यू पार्टिकल। मतलब कि और के जो पार्टिकल होते हैं वो भारी होंगे किसके मुकाबले में? इम्प्योरिटी के मुकाबले में। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें एक टैंक बना, सिंपल डायग्राम है, एक टैंक बनाया हुआ है। टैंक में क्या है, इस तरफ से पानी पानी जा रहा है। पानी में हमने क्या मिला दिया? जो हमारी इम्प्योर और है ना, इम्प्योर और जिसको हमको प्योर करना है, उसको पानी के साथ मिक्स करके इस तरफ से डालेंगे। ठीक है, इस टैंक में पानी पूरा लेवल तक भरा हुआ है। ठीक है, तो पानी आता जाएगा और आता जाएगा, आता जाएगा, और क्या होगा, ये पानी का आउटलेट है। यहाँ पे क्या होगा, इम्प्योर वाटर जाता जाएगा। मतलब कि इस टैंक, इसमें क्या बोला जा रहा है, टैंक में हमने पानी भर लिया, इस पानी में हमने और एक पानी का इनलेट लगा दिया, उसमें इम्प्योर और पानी के मिक्स के साथ मिक्स होके आ रही है। तो जैसे जैसे इस पूरे टैंक में, पूरे टैंक के पानी में हमारी और मिक्स हो गई है, और के अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो निकल जाएगी और के अंदर से। और जैसे कि इसमें बोला गया है और के पार्टिकल हैवी होते हैं, तो और के पार्टिकल हैवी होते हैं, जो नीचे और के पार्टिकल बैठ जाएंगे, और जो इम्प्योरिटी होती है वो हल्की होती है, तो वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगी। तो जैसे जैसे और पानी आता जाएगा तो ये वाला पानी बाहर निकलता जाएगा, तो ये वाला पानी जब बाहर जाएगा तो अपने साथ इम्प्योरिटी को भी लेता हुआ जाएगा, और जबकि और के पार्टिकल नीचे बैठ चुके हैं, ये बाहर नहीं जाएंगे, ओनली इम्प्योरिटी बाहर चली जाएगी। तो कुछ समय के बाद जो नीचे बैठ जाएंगे, इनको क्या बोलेंगे हम? कॉन्सनट्रेटेड और बोलेंगे। ठीक है, इसमें से हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इस वाले मेथड को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। मेथड का नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। मतलब ग्रेविटी, जो जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने आप ही और अलग हो रही है, इम्प्योरिटी ऊपर पानी में मिक्स हो गए वो अलग हो रही है ग्रेविटी की हेल्प से, इसलिए इसलिए इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अभी ये वाला प्रोसेस हम यूज़ करते हैं हैवी ऑक्साइड ओर के लिए। मतलब कि ऐसी ओर जो भारी है अपनी इम्प्योरिटी की वजह से, ठीक है, वो अपने आप नीचे बैठ जाएगी। लेकिन कुछ और ऐसी होती हैं जो हल्की होती हैं, और जो इम्प्योरिटी होती है वो भारी होती हैं। तो वैसी और के लिए क्या करेंगे? दूसरा वाला मेथड है। दूसरे वाले मेथड का नाम क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ क्या होते हैं? झाग। फ्लोटेशन मतलब फ्लोट करना, किसी चीज़ का तैरना पानी के ऊपर। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये देखो, दिस मेथड यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और, ये कौन सी ओर के लिए काम आता है? सल्फाइड ओर के लिए काम आता है। एग्जाम्पल के लिए ZNS। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट और के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वेटेड बाय ऑयल एंड इम्प्योरिटी के वेटेड बाय वाटर। मतलब ये उस प्रिंसिपल पे काम करती है जिसमें बोला जाता है कि जो और के पार्टिकल हैं वो ऑयल के साथ मिक्स होंगे, और जो इम्प्योरिटी होगी वो पानी के साथ मिक्स होगी। ठीक बात है, ऑयल और किसके साथ मिक्स होगा? ऑयल के साथ, और इम्प्योरिटी पानी के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक सेम इसमें भी एक टैंक बनाएंगे इस पर्पज़ के लिए। एक पोलराइज और टेकन इन टैंक, एक टैंक में लेंगे, टैंक में पानी और एक ऑयल अलग से डालेंगे। इस डायग्राम में देखो,
इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है, ये एक टैंक बनाया गया है। इस टैंक में यहाँ पे हम एक इनलेट यहाँ से है और एक यहाँ से क्या है, हवा के लिए एक पाइप यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, इस तरफ क्या लिखा गया है, पाउडर और प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल। मतलब क्या करेंगे, ये जो टैंक है, टैंक के अंदर यहाँ से हम अपना जो भी सामान यहाँ से डालेंगे वो टैंक के अंदर जाएगा। तो सामान में हम क्या क्या चीज़ डालेंगे, अपनी जो ओर है, ओर को जो हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था इस स्टेप से, इससे पहले वाले स्टेप में, तो अपनी ओर होगी, ओर के अंदर हम पानी मिलाएंगे और इसके साथ साथ क्या डालेंगे, पाइन ऑयल डालेंगे। तीन चीज़ डालेंगे। तो तीनों चीज़ जब नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एयर, हम यहाँ से हवा पास करेंगे। ठीक है, एयर पाइप लगा रखी है तो यहाँ पे हवा पास होगी। जैसे ही हवा यहाँ से नीचे पास होगी तो हवा के जो बुलबुले होंगे नीचे जाने के बाद ऊपर जाएंगे, क्योंकि हवा हल्की होती है तो पानी में से ऊपर जाएगी। तो जैसे ही ऊपर जाएंगे तो जो और के जो पार्टिकल हैं, और के पार्टिकल, पानी और जो ऑयल है, वो तीनों मिक्स हो जाएंगे। अगर सिंपली हमने तीनों चीज़ डाल दी तो नीचे पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर उसके बैठ जाएगा, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो उसको अंदर मूवमेंट करने के लिए, उनको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हवा, प्रेशर से हवा डालेंगे। हवा डालेंगे तो नीचे बुलबुले बनेंगे, तो नीचे सारी चीज़ मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने के बाद क्या होता है, जो भी और के पार्टिकल होते हैं ये किस चीज़ के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और के पार्टिकल मिक्स होंगे ऑयल के अंदर। और ऑयल आपको पता है, ऑयल पानी के ऊपर तैरता है। तो जो ये वाला लेवल दे रखा है, इस लेवल के जो नीचे नीचे का जो एरिया है, ये सारा पानी को दिखाता है। ठीक है, और पानी के अंदर क्या चीज़ मिक्स होगी, इम्प्योरिटी। तो जो बुलबुले जब ऊपर जाएंगे सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए, तो मिक्स करने के साथ साथ जो इम्प्योरिटी थी वो तो पानी के अंदर रह जाएगी, और जो और के पार्टिकल थे वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और ऑयल क्या होता है, पानी के हमेशा ऊपर बैठता है। तो ये वाला जो एरिया दिखाया गया है, इसमें क्या है, ऑयल है, पाम ऑयल है, ऑयल प्लस और है इसमें। ठीक बात है। और वाटर वाले में क्या है, इम्प्योरिटी है। ठीक बात है। इस ऑयल को हम बाद में क्या कर लेंगे, अलग से पाइप लगा के यहाँ पे अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इम्प्योरिटी हमारी इस टैंक में यहाँ पे रहेगी, और जो और थी वो ऑयल के साथ मिक्स हो गए, ऊपर से हम अलग कलेक्ट कर लेंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ इस वाले टॉपिक में है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में। इस टॉपिक का नाम है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। किसी चीज़ को रिफाइन करना, मतलब किसी चीज़ में से उसकी इम्प्योरिटी को निकालना। मतलब कि पानीपत में अपना प्लांट है ना रिफाइनिंग ऑयल का, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है ना यहाँ पे। तो रिफाइनरी का काम क्या होता है, ऑयल के अंदर से इम्प्योरिटी को रिमूव करना, मतलब प्योर चीज़ को निकालना। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, मेटल के अंदर से इम्प्योरिटी हटा के प्योर मेटल को अलग करना। तो प्योर मेटल को अलग करने वाले प्रोसेस को रिफाइनिंग बोलते हैं। उसमें से एक मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो इस वाले मेथड को करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कुछ लेना देना है इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि क्या होता है इन दिस मेथड। क्या होता है इस मेथड में, इम्प्योर जो मेटल होती है उसको हम एनोड बना देंगे, और जो प्योर मेटल होती है उसको कैथोड बना देंगे। ठीक है, और एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट से उसी मेटल का लेंगे, और करंट जब पास करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड में से टूट टूट के सॉल्यूशन में चली जाएगी, और जो प्योर मेटल है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस वाले मेथड से हम कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले मेथड को मैं समझा देता हूँ। जैसे कि क्या करना है, आपको एक टैंक लेना है। ठीक है, इस टैंक में क्या करना है, जिस भी मेटल को हमको प्योर करना है, तो जैसे कॉपर को लगा लो, कॉपर मेटल को हमको प्योर करना है। प्योर करना मतलब जो भी कॉपर हमारे पास है वो क्या है, इम्प्योर कॉपर है। तो इम्प्योर कॉपर को क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, सेम हम हमारे पास पहले ना कोई छोटा टुकड़ा होगा प्योर कॉपर का, तो प्योर कॉपर हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इम्प्योर कॉपर को हम जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो इसके अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव से जोड़ेंगे इस ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो तो पॉजिटिव वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट को बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक बात है। जो ये हमने लिए है ये क्या है, प्योर कॉपर, ये क्या है, इम्प्योर
कॉपर। इस इम्प्योर कॉपर में से इम्प्योरिटी को हटा के प्योर कॉपर बनाना है, और पहले से हम प्योर कॉपर का छोटा सा टुकड़ा लेके चलेंगे, ठीक है। और इन दोनों को किस चीज़ में डिप कर देंगे, एक सॉल्यूशन में, पानी के एक सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, जिसमें पानी का सॉल्यूशन है, मतलब पानी के अंदर किसी सॉल्यूट को मिलाया गया होगा। तो किस सॉल्यूट को मिलाया गया है, सेम इसी मेटल के एक सोल्ट को, जैसे कि कॉपर सल्फेट, मेटल का ही सोल्ट है, किस किस आयन से मिलकर बना है, कॉपर 2 पॉजिटिव और, तो इन दो आयनों को पानी में मिक्स कर देंगे। तो पानी में कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, ये दो आयन मिक्स हो गए। तो जैसे ही हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव वाले को एनोड, इस पे कैथोड, तो रिएक्शन होगी। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर हमारे यहाँ पे पहले सॉलिड था, तो क्या होगा, जैसे करंट पास करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हो गया, क्या ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल था, चार्ज 0 था, अभी आयन बन गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो आयन बन गया। तो यहाँ से कॉपर 2 टूट के किस में जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। आयन बन गया तो आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी आयन थे, तो मतलब आयन की जगह कहाँ पे है, सॉल्यूशन में जगह, आयन की जगह सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले मेटल था, हार्ड था, जैसे ही करंट पास करेंगे ये रिएक्शन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जो भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तार के जरिए यहाँ चले जाएंगे, ठीक बात है। हाँ, अब बताओ, कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ से यहाँ चला गया, सॉल्यूशन में चला गया, ठीक है। तो और इसमें और है क्या चीज़, ये इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर में जो प्योर कॉपर है वो तो सॉल्यूशन में चला गया, जो इम्प्योर चीज़ है, जो भी इम्प्योरिटी है, गंदगी है, वो कहाँ हो जाएगी, धीरे धीरे यहाँ गिरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर धीरे धीरे इसका हिस्सा टूट टूट के सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है ना, क्योंकि कॉपर डिजोल्व हो रहा है इसमें, ये इम्प्योर था। इम्प्योर मतलब इम्प्योर में क्या क्या चीज़ है, कॉपर है और इम्प्योरिटी है। कॉपर तो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहा है, घुल रहा है, लेकिन जो इम्प्योरिटी है तो वो क्या होगी, धीरे धीरे टूटते टूटते नीचे इकट्ठी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ये होगी एनोड पे रिएक्शन। दूसरी क्या होती है, कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जो इसके पास में जो कॉपर 2 पॉजिटिव जो ज़्यादा हो गए थे, यहाँ से जो कॉपर 2 पॉजिटिव आ रहे थे ना, तो इस सॉल्यूशन में ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा होने की वजह से जो इसके पास आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या होंगे, तो जो ये आस पास आके इकट्ठे हो गए सॉल्यूशन वाले, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे यहाँ से चल के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो कॉपर बन जाएगा, ठीक है। इसी रिएक्शन का रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन से यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो इसके ऊपर ये भंडार लग जाएगा कॉपर का, ठीक है। और यहाँ से कॉपर टूटता जाएगा, कॉपर टूटेगा और इम्प्योरिटी नीचे गिरती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये कुछ देर के बाद ये बहुत बड़ी बन जाएगी। तो छोटा सा हिस्सा लिया था प्योर का, अब ये बड़ा हिस्सा बन गया प्योर का। देखो अब जो प्योर बन रहा है कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है प्योर, ठीक है। और जो इम्प्योर था वो कहाँ से टूट रहा है, वो एनोड से टूट रहा है। आई बात समझ में, एनोड से कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट होके ये बड़ी बन जाएगी इलेक्ट्रोड, ठीक बात है। तो इस प्रोसेस को इम्प्योर से हमने प्योर बना लिया, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से जो ये नीचे इम्प्योरिटी गिर के इकट्ठी होती है, इसको क्या बोलते हो, एनोड मड। मड तो क्या होता है, कीचड़ होता है ना, तो बस ये एनोड से गिरा है ना नीचे, तो इसको एनोड मड बोलते हैं, ठीक बात है। ये 2 रिएक्शन याद कर लेना, इसमें बस यही बोला गया, ठीक बात है। ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये 2 रिएक्शन दिखाई गई है, तो ये वाला टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज बॉयलर कोरोजन एंड राइट इट्स डिसएडवांटेजेस। बॉयलर कोरोजन क्या है और उसके कुछ डिसएडवांटेज बताओ, ठीक है। वैसे तो ये अभी के सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में दे रखा है, इसलिए हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं बॉयलर कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, किसी चीज़ का डिके होना, किसी चीज़ का ख़राब होना, ठीक है। और किस चीज़ का होगा ख़राब, बॉयलर का, तो बॉयलर का ख़राब होने को बॉयलर कोरोजन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज़ डिके ऑफ बॉयलर, बॉयलर का डिके होना, ठीक है।
इट इज़ डिके ऑफ बॉयलर मटेरियल बाय केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक बाय इट्स इन्वायरमेंट। उसके इन्वायरमेंट के ज़रिए कोई रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से बॉयलर मटेरियल का डिके हो रहा है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हो? बॉयलर कोरोजन। ठीक बात है। अभी इसके नीचे कॉज दे रखा है। बॉयलर कोरोजन मेन 2 कारणों की वजह से होता है। पहला कारण क्या है? जो भी बॉयलर का वैसे काम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, बॉयल करना। बॉयल किसको करते हैं हम? पानी को बॉयल करते हैं। ठीक है। अगर हार्ड पानी यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हार्ड पानी में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है। इसी की वजह से तो हार्डनेस होती है पानी में। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्डनेस होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट जैसे ही बॉयलर को हम गर्म करेंगे तो ये गर्म करने से कैल्शियम कार्बोनेट में टूटता है, CO2 और H2O में टूटता है। ठीक बात है। तो जो CO2 और H2O है, ये 2 चीज़ हैं, ये दोनों चीज़ आपस में मिलकर क्या बना लेंगी? H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। तो जो एसिड होता है वैसे तो वीक एसिड होता है, लेकिन बहुत दिनों, बहुत महीनों, सालों तक अगर यूज़ करते जाएंगे ना, तो ये एसिड क्या करता है? जो बॉयलर की जो मटेरियल होती है, जो बॉयलर की जो दीवारें होती है, उसको क्या करता है? ख़राब करता है, बॉयलर कोरोजन करता है। आई बात समझ में? ये कार्बोनिक एसिड बनता कहाँ से है? ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से बनता है। आई बात समझ में? दूसरा क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ डिजोल्व सॉल्ट, जैसे कि क्लोराइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड हैं, वो क्या होता है? जब बॉयलर में पानी को बॉईल करते हैं तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में एसिड बनाएगा। तो जो ये एसिड होता है, ये एसिड क्या करता है? जो उसकी दीवारों को, बॉयलर की जो दीवारें होती है, उसको क्या करता है? ख़राब करता है। ठीक है। वो ख़राब करता है तो क्या करता है? बॉयलर कोरोजन करता है। ये 2 रीज़न होते हैं, 2 रीज़न कर लेना एक बार। उसके डिसएडवांटेज क्या है? इस शॉर्टन द लाइफ ऑफ बॉयलर। जो बॉयलर होता है अपना, ठीक है, उसको, उसकी लाइफ को क्या करता है? बहुत छोटा कर देता है। द जॉइंट्स, द रिवेट्स आर अटैक्ड बाय एसिड व्हेन बिगिन टू लीक। जैसे ही बॉयलर को ये एसिड वगैरह लगने से बॉयलर में कोरोजन होगा, तो उसकी जो जॉइंट्स होते हैं, जो उसकी दीवारें होती हैं, जो उसमें क्या आते हैं? क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और उसमें लीक करना शुरू हो जाता है। ठीक बात है। तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर और मेंटेनेंस बढ़ जाती है उसमें। ये कुछ प्रिवेंशन रोकने के तरीके हैं, ये कर लेना एक बार। मेन तो यही था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। ज़्यादातर तो इसके क्वेश्चन एक एक नंबर में देखे गए हैं। ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। ठीक है। देख लेना। 2 चीज़ होती है। जो भी अपने फ्यूल होते हैं नॉर्मली गाड़ियों में और बाइक में, कौन सा फ्यूल होता है? पेट्रोल और डीजल। तो जो पेट्रोल की क्वालिटी बताने का काम करता है, एक एक स्केल बनाया गया है। ठीक है। वो क्वालिटी बताता है पेट्रोल की, तो उस स्केल को क्या बोलते हो? ऑक्टेन नंबर। जो ऑक्टेन नंबर होता है वो किसके लिए होता है? पेट्रोल के लिए होता है। ठीक है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल, तो इसको OP से याद कर लेना। ठीक है। OP, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए। एक ऐसे ही होता है सीटेन नंबर, वो किसके लिए होगा? डीजल के लिए। एक CD याद कर लेना। OP एंड CD। OP किसके लिए? ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए, सीटेन नंबर डीजल के लिए। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ। टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए एक मेथड ऑफ ग्रेडेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन 1929। मतलब कि पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए या फिर ग्रेड करने के लिए कि कितने अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है, हमने एक मेथड ऑफ ग्रेडेशन बनाया। ठीक है। उसमें क्या बोला गया? उसमें एक टर्म बनाई गई, ऑक्टेन रेटिंग या फिर ऑक्टेन नंबर। ठीक बात है। एक ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर बनाया गया। ठीक है। हाँ। तो वो किसकी क्वालिटी को बताता है? पेट्रोल की क्वालिटी को बताता है। आई बात समझ में? ठीक है। अभी इसमें क्या है? ऑक्टेन नंबर फॉर एनी पेट्रोल इज डिटरमाइंड बाय मैचिंग स्मोकिंग प्रॉपर्टी विद मिक्सचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल। बस करने को एक याद कर लेना। और जो ऑक्टेन नंबर होता है किसी भी पेट्रोल के सैंपल का, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है? बाय इट्स नॉकिंग प्रॉपर्टी। इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी को मैच किया जाता है किसके साथ? मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन के साथ। ठीक है। तो इसकी ऐसे हम ऑक्टेन नंबर को चेक कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वाली चीज़ है, देखो तो एक बार देख लेना। बाकी ये चीज़ थोड़ी सही है। ऑक्टेन नंबर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है?
अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो मतलब पेट्रोल की क्वालिटी कम है, ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा है तो पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है। तो पेट्रोल की क्वालिटी को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, ऑक्टेन नंबर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ ब्रांच चेन और साइक्लिक एल्केन। ये चीज़ याद कर लेना। एडिशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐड करने के बाद ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। एडिशन ऑफ मिथेनॉल और इथेनॉल उसमें डालेंगे पेट्रोल के अंदर तो उसकी ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। एडिशन ऑफ टेट्राइथाइल लेड, ये फॉर्मूला है उसका, इसके बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, सीटेन नंबर। सीटेन नंबर क्या होता है, ये डीजल के लिए होता है, सी डी याद कर लेना, सीटेन नंबर फॉर डीजल। सीटेन नंबर इज यूजिंग फॉर ग्रेडिंग डीजल ऑयल्स के लिए होता है। सीटेन नंबर, ये डेफिनेशन, सीटेन नंबर ऑफ ऑयल क्या होता है, इज परसेंटेज ऑफ सीटेन बाय वॉल्यूम इन ए मिक्सचर ऑफ सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, ठीक है, विच हैज़ बीन इग्निशन प्रॉपर्टी एज थर्ड फ्यूल इटसेल्फ। मेन चीज़ तो इसमें यही थी, सीटेन होता है डीजल के लिए और ऑक्टेन होता है पेट्रोल के लिए। आई बात समझ में? हाँ, नेक्स्ट इस चैप्टर में है बायोगैस। बायोगैस वैसे सिलेबस में अब की बार है नहीं, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सिलेबस देख लेते हैं। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस कब प्रोड्यूस होती है तो एक गैस ही, ये कब प्रोड्यूस होगी, बाय डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर बाय बैक्टीरियल एक्शन। मतलब कि बायोलॉजिकल मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एक टाइम में जिंदा थी, बायोलॉजी में तो हम जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजिकल मैटर क्या होता है, जिंदा चीज़ें, जो भी चीज़ एक टाइम में जिंदा थी उसको हमने अगर फेंक दिया तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया उसको खाना शुरू कर देते हैं। खाना शुरू कर देंगे तो उसको वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो जो ख़त्म होगी ना, तो ख़त्म होने के साथ साथ कुछ ना कुछ उससे गैस निकलती है, ठीक है, तो उस गैस को क्या बोलते हो, बायोगैस। जैसे कि कोई भी जंगली जानवर मर जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे गायें भैंसें जो गोबर करती हैं, ठीक है, वो सब भी क्या होता है, बायोलॉजिकल मैटर होता है, ठीक है। तो उस कुछ टाइम के बाद कोई भी जिंदा जानवर मर जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर पनपने शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, उसको खाना शुरू करता है, खाना शुरू करेगा, उसको ख़त्म करना शुरू करेगा, उसको डिग्रेड करना शुरू करेगा, तो उसके साथ साथ उसके अंदर से गैस से निकलनी शुरू हो जाती है, उन गैसेज को बोलते हैं बायोगैसेज। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के लिए बायोगैस अलग अलग जगह पर निकलती है। सबसे पहला क्या है, नेचुरल गैस इज ए बायोगैस। बायोगैस का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल गैस। ये कब निकलती है, आफ्टर लॉन्ग पीरियड डिके ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल मैटर्स बरीड इनसाइड द अर्थ। धरती के अंदर हम किसी जानवर को या किसी वेजिटेबल मैटर्स को पेड़ पौधे फलों सब्जियों को दबा देते हैं धरतियों के अंदर, तो और लंबे टाइम के बाद उसके अंदर से गैस निकलती है, उसको क्या बोलते हो, नेचुरल गैस। तो वो भी एक बायोगैस ही होती है, ठीक है। और क्या है, बायोगैस का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, गोबर गैस या फिर डंग गैस। मतलब कि आपने किसी किसी मूवीज़ में यूट्यूब पे कभी देखा होगा कि एक गांव में एक टेक्निक होती है जिससे कि हम गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी गाय का गोबर वगैरह, फिर जो भी वेस्टेज होते हैं पत्ते वगैरह, जो घरों में वेस्टेज निकलता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी बायोलॉजिकल मैटर होता है, जो एक टाइम में जिंदा था, जैसे केले के पत्ते हो गए, पेड़ का हिस्सा था, पहले एक टाइम में जिंदा था, पेड़ पौधे सब्जियाँ, ठीक है, फल फ्रूट्स, ये सब क्या है, या फिर कैटल डंग, गाय का गोबर, ये सब चीज़ें को हम उसमें डाल देते हैं प्लांट में, और कुछ देर के बाद उसमें से गैस निकलती है, उसको गोबर गैस बोलते हैं। वो भी किसी चीज़ का एग्जांपल है, बायोगैस का एग्जांपल है, ठीक है। और जो हमारे जो सीवेज वेस्ट होता है, जो हमारे सीवर वगैरह होते हैं, यहाँ पे इनमें भी कभी कभी सुना होगा कि यहाँ पे इतने लोग मर गए सीवर के अंदर जाने से, क्योंकि अंदर बहुत जहरीली गैस थी। तो कौन सी गैस होती है वहाँ पे, बायोगैस होती है, ठीक है। बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोगैस में क्या क्या कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सबसे मेजर बायोगैस कौन सी होती है, बायोगैस में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, CH4 मीथेन, ठीक बात है। जलने वाली मेन गैस यही होती है, बाकी तो जलने वाली नहीं होती, ठीक बात है। CO2 इतनी ज़्यादा जलने वाली नहीं होती, हाइड्रोजन जलने वाली होती है। बस ये याद कर लो, सबसे ज़्यादा होती है मीथेन 50 से 60%, फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, फिर होती है हाइड्रोजन 5 से 10%, फिर नाइट्रोजन 2 से 6%, ठीक है बात है। ये 3-4 गैस बायोगैस के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और क्या है, एडवांटेज या फिर यूज़ ऑफ बायोगैस दे रखा है। यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, फॉर कुकिंग फूड, हमारे घरों में हम खाना पकाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एज ए फ्यूल टू रन इंजन्स, हम इसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं इंजन्स को चलाने के लिए। और क्या है, इल्यूमिनेट इन विलेज, गाँव में हमको रोशनी करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक बात है।
ये यूज़ ऑफ बायोगैस हो गए। अभी लास्ट एक टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ग्रीस क्या होता है और ग्रीस की क्लासिफिकेशन कि कितने टाइप का ग्रीस होता है। तो ग्रीस क्या बोल रखा है, ग्रीस आर द मिक्सचर, ये कौन सी कैटेगरी में आता है पहले देख लो, ये लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में है, ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल में आता है ग्रीस, ठीक है। लेकिन ग्रीस एक्चुअली होता क्या है, किस चीज़ से बनता है वो देख ले एक बार। ग्रीस क्या है, ग्रीस इज़ द मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स एंड सोप्स। पेट्रोलियम ऑयल तो हम सीधा बोल देते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट है, लिक्विड लुब्रिकेंट है। तो जो लिक्विड लुब्रिकेंट है उसके अंदर जब सोप मिला देंगे, साबुन मिला देंगे तो ग्रीस बनता है। तो इस ऐसा बोला गया है इसको, ग्रीस आर द मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स एंड सोप्स। जो सोप्स होती हैं और वो क्या होती हैं, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, सम फैटी एसिड, ये सोप होती हैं। सोडियम या फिर पोटाशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड सोप होती है, और इन सोप के साथ जब पेट्रोलियम ऑयल मिल जाता है इस मिक्सचर को ग्रीस बोलते हैं। ठीक बात है, ये डेफिनेशन याद कर लोगे। अब ग्रीस कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस मेनली 3 टाइप का कर लेना, चौथा भी कर लेना। पहला होता है कैल्शियम बेस ग्रीस, दूसरा होता है सोडा बेस ग्रीस, तीसरा होता है लिथियम बेस ग्रीस। याद कर लोगे, कैल्शियम, सोडा और लिथियम याद करो। आगे देखो क्या है, कैल्शियम बेस में क्या करोगे, दीज आर इमल्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स एंड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम ओलिएट एंड स्टेरेट एज स्टेबलाइजर। मतलब क्या है, ग्रीस आपको पता है क्या होता है, एक सॉलिड मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को इमल्शन बोल देते हैं। इमल्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड सोप होता था। सोप किसकी सोप होती थी, सोडियम या फिर पोटाशियम सोल्ट की होती थी। इसकी जगह पे अगर हम कैल्शियम सोल्ट वाली सोप यूज़ करने लग जाएंगे तो उस वाले ग्रीस को क्या बोलोगे, कैल्शियम बेस ग्रीस। और कैल्शियम वाला कौन सा यूज़ करेंगे, कैल्शियम ओलिएट। ठीक बात है, ये चीप होती है और लो टेम्परेचर पे काम करती है। दूसरा क्या है, सोडा बेस ग्रीस। सोडा नाम कहाँ से आया है, सोडियम से आया है। तो ये कैल्शियम, सोडियम और लिथियम 3 मेटल हैं, याद कर लेना, ठीक है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सोडियम सोप। जो सोडियम सोप होती है उसको पेट्रोल ऑयल के साथ मिक्स करेंगे तो ये हमारी सोडा बेस ये ग्रीस बन जाएगा, ठीक है। दे कैन बी यूज अप टू 175 डिग्री सेल्सियस। ये लो टेम्परेचर पे भी काम कर सकती हैं अच्छे से, ये अच्छे से काम करेगी, हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकती है 175 डिग्री सेल्सियस तक। तीसरी होती है लिथियम बेस। ये कब कब बनती है, जब हम लिथियम बेस सोप्स को पेट्रोलियम ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये वाटर रेजिस्टिंग होती है और लो टेम्परेचर पे से ही काम करती है। आई बात समझ में, बस मेन तो ये 3 होती है, 3 कर लेना। तो इसी के साथ जो भी हमने सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए जो प्रीवियस ईयर में आए थे लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं थे, तो एक एक बार हमने उसको रिवाइज मार लिया है। तो इसको एक बार देख लेना, अगर आ जाए तो कर लेना। और बाकी इस वीडियो में अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो आपके इस पेपर में आने की संभावना है। ये मैंने प्रीवियस ईयर को देख के बनाए हैं ये क्वेश्चन, ये आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये पेज कुछ ऐसा है, हाँ, इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं मैंने। चैप्टर 1 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अबाउट प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक, और बोहर एटॉमिक मॉडल और ऑर्बिटल्स के बारे में सब कुछ, SPD और ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। हर चैप्टर के बारे में मैंने कुछ कुछ बताए हैं, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर को देख के बनाए हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको करने हैं, ठीक है, ये तो पक्का ही करने हैं, इसके अलावा भी आपको करने हैं। कभी आप बोलो कि हमने तो बस ये किए थे और क्वेश्चन पेपर में इसे बाहर से आया है, तो ये गारंटी नहीं है। इसमें से तो आ ही सकता है, ज़्यादातर चांस है, लेकिन इसके बाहर भी आ सकता है। तो आपको बाहर वाले पहले करने हैं और लास्ट मोमेंट में इनको और अच्छे से करना है, ठीक है। ये आपके ग्रुप में मैं डाल दूँगा। तो इसी के साथ इसके अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर वाली वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।